हमने अपनी पिछली क्लास में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में समझा था। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इन जनरल एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगाती है, जिसकी वजह से जितने भी आपके डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो डायपोल्स जो बने हैं वो सारे डायपोल्स का ब्रेकडाउन होते हैं, फ्री आयंस बनते हैं और वो फ्री आयंस आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसुलेटर ना रह के वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। सो आपका डाइलेक्ट्रिक एक कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि जब इन्हीं डाइलेक्ट्रिक को जब हम किसी कैपेसिटर के अंदर रखते हैं तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, और जो नया कैपेसिटेंस जो आता है वो कैपेसिटेंस कितना होता है, C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T अपॉन K, where K is the dielectric constant of the dielectric slab and T is the thickness of the dielectric slab which is inserted between the dielectric plates, between the parallel plates. अगर आप डाइलेक्ट्रिक ना इंसर्ट करके कोई मेटल अगर आपने इंसर्ट किया होता सो मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना होता है, इन्फिनिटी। सो अगर आप मेटल को इंसर्ट करोगे तो नया कैपेसिटेंस जो आएगा वो कितना आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन इन्फिनिटी, जहाँ पे T अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो। सो आपका कैपेसिटेंस कितना रह जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। समझ में आया। सो ये बिहेव कैसे करेगा कि आपकी जो दो पैरेलल प्लेट थी, ये पहली पैरेलल प्लेट थी और ये दूसरी, जिसके बीच में आपने एक मेटल का स्लैब इंसर्ट किया जिसकी थिकनेस T है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इन्फिनिटी। तो ये अफेक्टिवली ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि आपके इनिशियल जो दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच का गैप अगर D था तो रिमेनिंग गैप कितना रह गया था, मेटल वाला अगर आप रिमूव करेंगे D माइनस T। सो दिस न्यू कैपेसिटर विल बिहेव समथिंग लाइक कि आपके पास एक नया कैपेसिटर है जिसकी दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो गैप ही रिड्यूस होकर D माइनस T रह गया। समझ में आया, ठीक है। सो इस तरीके से जब आप एक मेटल को इंसर्ट करोगे तो मेटल को इंसर्ट करने की वजह से आपके T अपॉन K वाला जो फैक्टर है ये फैक्टर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में D माइनस T। अगर आपके मटेरियल मेटल की थिकनेस नेग्लिजिबल है, मेटल की थिकनेस अगर नेग्लिजिबल है तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी कैपेसिटेंस के ऊपर। सो यूजिंग दीज टू कंसेप्ट आई विल नाउ डिराइव द वेरी फर्स्ट डेरिवेशन व्हेन यू हैव इंसर्टेड मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब विच आर प्लेट पैरेलल टू द कैपेसिटर प्लेट्स, सो लेट अस अज्यूम कि आपने जो पहले की यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट 1 है और दूसरी प्लेट 2 है, जिसके बीच में पर्पल कलर का जो हाईलाइटेड पोर्शन जो है वो आपका इनिशियली वैक्यूम या एयर। अब आपने इस वाले स्पेस को रिमूव करके इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, ये ग्रीन कलर का, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और इसकी थिकनेस है T1। दूसरा आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया ब्लू कलर का, जिसके एडजॉइनिंग है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और इसकी थिकनेस T2 है। तीसरा इंसर्ट करते हैं बाकी रिमेनिंग गैप में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 और इसकी थिकनेस कितनी है, T3। तो इस टाइप से हमने 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को इंसर्ट किया है विच आर ओरिएंटेड पैरेलल टू द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो मेरा गिवन डायग्राम है ये वाला, इस डायग्राम को मैं एक इक्विवेलेंट डायग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले जो मेरी डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स जो थी, माई वेरी फर्स्ट प्लेट इज समथिंग लाइक दिस एंड द लास्ट प्लेट इज दिस वन। सबसे पहले मेरे पास K1 वाला एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, सो लेट दिस इज दैट स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और थिकनेस T1 है। अब K1 और K2 के बीच में मैं एक नेग्लिजिबल थिकनेस की मेटल शीट इंसर्ट कर सकता हूँ। सो लेट दैट मेटल शीट इज दिस वन विच इज़ मेड बाय ब्लैक कलर, और ये भी एक मेटल शीट मैंने इंसर्ट कर दी, जिन दोनों को मैंने एक कनेक्टिंग वायर्स कनेक्ट कर दिया। Now on the right hand side of the metal plate I am inserting my another dielectric slab having dielectric constant K2। आओ ये वाला हमने K2 वाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया जिसकी थिकनेस T2 है। अगेन आई हैव प्लेस्ड वन मोर मेटल प्लेट हैविंग नेग्लिजिबल थिकनेस एंड कनेक्टेड टू अनदर मेटल प्लेट। अब मैं अपना K3 वाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दूँ तो वो इस टाइप का होगा, K3 और स्लैब की थिकनेस T3, और फिर मेरे पास अपनी ओरिजिनल प्लेट तो है ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो अगर आप
इस कॉम्बिनेशन को देखोगे, सो दिस कॉम्बिनेशन सजेस्ट दैट यू हैव नाउ 3 कैपेसिटर्स विच आर completely filled with dielectric and all 3 of them are placed in series combination with each other. तीनों क्या हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन के हैं. सो बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, जो हमारे इनिशियल पॉइंट ए और बी थे, उनके बीच में अब जो मेरा कैपेसिटेंस जो है, लेट दैट कैपेसिटेंस इज सी इक्विवेलेंट, और तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं. सो लेट दिस विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, वेयर C1, C2 and C3 are the capacitance of individual capacitors which I have shown here. So capacitance C1 जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1. सिमिलरली C2 का कैपेसिटेंस कितना होगा? इट विल बी K2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T2. एंड लास्ट जो आपका C3 है उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? K3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T3. एंड सिमिलरली दिस वन बी K1. जब आप इन तीनों को सॉल्व करके फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे, सो दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल कम आउट टू बी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3. सो इस तरीके से जितने भी आप अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इंसर्ट कर रहे हो, विच आर इंसर्टेड इन पैरेलल orientation with respect to the plates of the parallel plate capacitor, then the equivalent capacitance of the new capacitor will be given by this formula. समझ में आया? Next case, in this one the dielectric slabs are inserted normal to the capacitor plates. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लेट्स 1 और 2 के बीच में इनिशियली आपके पास क्या था? वैक्यूम या फिर एयर. अब मैं इस वाले गैप में 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, 3 पैरेलल डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इंसर्ट कर रहा हूँ, बट उनका ओरिएंटेशन अब कैसा है? परपेंडिकुलर, लाइक दिस वन, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K1 एंड इट्स थिकनेस इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल इट इज X1. अनदर वन आई हैव दिस ब्लू कलर्ड वन, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और इसकी थिकनेस कितनी है? X2. एंड देन आई हैव थर्ड वन लाइक दिस, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है और की थिकनेस इज X3. तीनों ही केसेस में जो आपकी गैप बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो अब सेम रहेगा. कितना? D. चेंज क्या हुआ है? हर किसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया. अगर ओरिजिनल प्लेट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस एरिया A वाज ऑब्टेन्ड बाय दिस लेंथ विच वाज से फॉर एग्जांपल B मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस इन द प्लेन इनवर्ड्स. मतलब ये जो प्लेट है ये पेज के अंदर की तरफ जो जा रही होगी, इस टाइप से ये प्लेट बनी होगी. तो इसकी ये वाली जो थिकनेस है, लेट दिस थिकनेस इज T. तो जो भी आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इंसर्ट किया है वो भी इस पूरी थिकनेस में ही इंसर्ट किया होगा, इस टाइप से, जहाँ पे X1 जो है वो तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और ये वाला जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना रहेगा? T फॉर ऑल द 3 डाइलेक्ट्रिक्स विच आर इंसर्टेड बिटवीन. क्या या ब्लू वाला भी अगर देखोगे तो वो भी कुछ ऐसा बनेगा, पिंक कलर वाला देखोगे तो वो भी सेम ऐसा ही होगा. सो इसका ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी हाउ मच? X3. तो इसकी विड्थ है और T इसकी इन प्लेन थिकनेस है. तो टोटल एरिया कितना आएगा? X3 इंटू T. सिमिलरली ब्लू वाला जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका एरिया भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कितना आएगा? X2 इंटू T. एंड सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर द ग्रीन कलर्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑल्सो, विच विल बी X1 इंटू T. सो इस केस में जो आपका सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो तो सेम रहेगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? चेंज क्या होगा? आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो हेयर इन दिस केस you will observe that you have 3 capacitors which are something like this, which I am showing over here. आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इनिशियली ऐसे थी, दूसरी ऐसे थी. अब मैं यहाँ पे 3 मेटल प्लेट्स इंसर्ट कर रहा हूँ, वन ओवर हेयर, अनदर ओवर हेयर, देन हेयर एंड हेयर. तो अगर आप यहाँ पे पैरेलल मेटल प्लेट्स को अगर इंसर्ट करोगे तो ये आपके इस ओरिजिनल प्लेट को भी अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देगा. सो लेट अस ब्रेक इनटू सम डिफरेंट पार्ट्स. हम इसको रिमूव कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास कैसा कॉम्बिनेशन बचेगा.
लाइक दिस, देन दिस एंड दिस, और इसके सामने ऐसा, ऐसा और ऐसा, और ये सारी आपकी कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। अब जो पहला वाला जो है उसके बीच में आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरा वाला जो है उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, और तीसरा वाला जो है उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 इंसर्टेड है, और आपका एक्सटर्नल कनेक्शन पॉइंट A और B के बीच में, ठीक है। दिस इज बिटवीन पॉइंट A एंड B. So here if you will observe, then these three capacitors are arranged in parallel configuration. तीनों किस में है? पैरेलल कन्फिग्रेशन में है. सो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3, जहाँ पे आपके पास C1 की वैल्यू कितनी है? K1 A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. C2 की वैल्यू कितनी है? K2 A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. एंड लास्ट आपके C3 की वैल्यू कितनी है? K3 A3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. जहाँ पर आपके A3 की वैल्यू कितनी है? इसके बराबर x3 इंटू टी के बराबर. सिमिलरली A2 की वैल्यू भी कितनी होगी? x2 इंटू टी. और A1 की वैल्यू कितनी होगी? x1 इंटू टी. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आपके पास आएगा वो कितना मिलेगा? दैट विल बी, after putting all the values you will get equivalent capacitance to be epsilon naught T upon D into K1 into X1 plus K2 into X2 plus K3 into X3 and so on, जितने भी आपने इंसर्ट किए. समझ में आया? So this will be the equivalent capacitance between the when three dielectric slabs are inserted normal to the parallel plate capacitor. ठीक है, आगे देखें. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन व्हेन यू आर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन द कैपेसिटर. अभी तक तो हमने देखा था कि आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, तो करने के बाद आपके कैपेसिटर के पैरामीटर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं. नाउ वी विल कंपेयर द टू सिचुएशन साइमल्टेनियसली. फर्स्ट बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड सेकेंडली आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. सो इन द फर्स्ट फिगर जो हम ऊपर वाले केस में देख रहे हैं, उसमें अभी हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं इंसर्ट किया है, और जो प्लेट्स हैं वो एक बैटरी से कनेक्टेड है, लेकिन इनिशियली स्विच जो है वो ओपन है. इनिशियली स्विच जो है वो क्या है? ओपन है. नाउ व्हाट विल डू, विल क्लोज द स्विच. जैसे ही आप ये स्विच क्लोज करोगे सो आपकी बैटरी जो है वो आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कनेक्ट हो जाएगी. बैटरी हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कनेक्ट हो जाएगी. तो उस केस में क्या होगा? we will say that the battery is now connected to the circuit. So before insertion of the dielectric slab there are some parameters like this. Capacitance वहाँ पे कितना होगा? A epsilon naught upon D. Potential is V. Electric field between the parallel plate capacitors is V upon D. Then the charge is C into V and the potential energy is half CV square. ठीक है. अच्छा, जब आप इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करोगे और इंसर्ट करके आपने पूरे के पूरे गैप में इसको फिल कर दिया, जैसे कि आप नीचे वाले फिगर में देख सकते हो, हमने पूरे गैप को क्या किया? डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया. तो क्या होगा इस केस में? सिंस बैटरी आपकी कनेक्टेड है, बैटरी क्या है? कनेक्टेड है. सो पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल रिमेन द सेम. क्या? पोटेंशियल अक्रॉस द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल रिमेन सेम. अच्छा, अगर आपका पोटेंशियल सेम रहेगा, इतना आपको पता है कि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करोगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. अगर कैपेसिटेंस चेंज हुआ तो Q इज इक्वल टू CV रिलेशन होते हैं. अगर आपका C चेंज होगा, मतलब C एक तरीके से क्या हुआ है? आपका इंक्रीज़ हो गया. अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, कंसिडरिंग दैट पोटेंशियल V विल रिमेन द सेम. अच्छा, दूसरा पोटेंशियल जो है वो तो क्या रहने वाले? सेम रहने वाले. सो बिफोर इंसर्शन इफ द पोटेंशियल वॉज V, सो आफ्टर इंसर्शन ऑफ द पोटेंशियल, आफ्टर इंसर्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल अगेन रिमेन द सेम. तो
तो अगर पहले वी था तो बाद में भी वी रहेगा। पहले अगर कैपेसिटेंस सी था तो बाद में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के टाइम्स सी। थर्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, दैट ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी, ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी। सो इन दिस केस पोटेंशियल विल रिमेन द सेम। तो और जो आपका दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी जो है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो रिमेन द सेम। तो अगर बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज ई, सो आफ्टर इंसर्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन द सेम। अभी हमने देखा जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इफ इनिशियल चार्ज वॉज क्यू देन द फाइनल चार्ज विल बी के इंटू क्यू। पोटेंशियल एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले हमने देखे थे, जैसे वन इज दिस u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी यूज़ कर सकते हो, या हाफ क्यू वी यूज़ कर सकते हो। इसमें से वो वाला फॉर्मूला आप चूज़ करो जिसमें कोई एक पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट रहे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल जो था वो क्या था, सेम था। तो यहाँ पे पोटेंशियल आपका या तो एस वाले फॉर्मूले में है या एस वाले फॉर्मूले में है। सो यू कैन यूज़ ईदर ऑफ दिस फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी, फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग। आपका जो कैपेसिटेंस है सी वो क्या हुआ था, कैपेसिटेंस सी आपका इंक्रीज हुआ है। सो कॉरस्पॉन्डिंगली योर पोटेंशियल एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज। सो द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वॉज यू एंड कैपेसिटेंस आपका चेंज होकर कितना हुआ, के टाइम्स सी। कैपेसिटेंस कितना हुआ, के टाइम्स सी। सो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, के टाइम्स क्यू। समझ में आया, ठीक है। दिस इज द केस व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड टू द सर्किट। नाउ लेट अस सी इन केस इफ द बैटरी इज नॉट कनेक्टेड टू द सर्किट, battery is not connected to the circuit. So in this case what will happen कि जब आप अपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के गैप में इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास बैटरी तो कनेक्टेड नहीं है। जब आपने पिछले केस में अपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया था यहाँ पर, तो हुआ क्या, उसका जो कैपेसिटेंस है वो तो इंक्रीज़ हुआ। कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हुआ मतलब इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई, लेकिन ये चार्ज लेगा कहाँ से, इसको एक्सेस चार्ज मिला कहाँ से, वो मिला बैटरी से, क्योंकि बैटरी आपकी ऑलरेडी सर्किट में कनेक्टेड थी। और जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अपनी पैरेलल प्लेट्स के बीच में इंसर्ट किया तो कैपेसिटर को क्या फील होगा कि मेरे ऊपर जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है वो और भी ज़्यादा है, तो मेरे को और भी ज़्यादा चार्जेस दे दो। वो उसके पास एक्सेस चार्जेस कहाँ से आएंगे, बैटरी सप्लाई करेगी। द बैटरी विल सप्लाई द एक्सेस चार्जेस which will now reside on the dielectric capacitor। समझ में आया। लेकिन दूसरे केस में जब आपकी बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो कैपेसिटर को क्या दिखेगा कि यार मेरी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी तो बढ़ गई, लेकिन मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं है जो मुझे चार्जेस ला के दे। तो इसके ऊपर जो पहले जितने चार्जेस थे सेम वही चार्जेस बाद में भी रहेंगे। और यू कैन से पहले वाले केस में आपके पास सर्किट कंप्लीटेड था, इसलिए एक प्लेट से चार्जेस निकल के दूसरे प्लेट पे जाके डिपॉजिट हो सकते हैं, जो हमारी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारे कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्जेस आते कैसे हैं। लेकिन सेकंड वाले केस में सिंस आपका सर्किट ही ओपन है तो चार्जेस को फ्लो करने के लिए कोई पाथ नहीं मिलेगा। और अगर चार्जेस को फ्लो करने के लिए कोई पाथ नहीं मिलेगा तो क्या चार्जेस जो हमारे प्लेट्स के ऊपर रिजाइड कर रहे थे उनका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, क्या मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। So the magnitude of the charge which was residing on the surfaces of the parallel plate capacitor will remain the same. So in this case what you will say that charge on the parallel plate capacitor will remain the same, समझ में आया। चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर चार्ज सेम रहेगा लेकिन कैपेसिटेंस तो चेंज होगा। सो न्यू कैपेसिटेंस सी डैश वो तो आपके पास के टाइम सी आएगा, ठीक है। अगर चार्ज क्यू सेम रहा तो क्यू के सेम होने की वजह से आप इस वाले रिलेशन से क्या बोलोगे, दैट पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। अगर आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। फिर देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, ई इक्वल टू वी अपॉन डी। सो अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी, ठीक है। एंड फाइनली यू हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c या फिर हाफ क्यू वी। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला चूज़ करना प्रेफर करोगे, वो जिसमें कोई भी आपका पैरामीटर क्या रहे, सेम रहे। यहाँ पे कौन सा पैरामीटर सेम रहेगा, पोटेंशियल वी विल रिमेन द सेम, सॉरी
चार्ज Q विल रिमेन द सेम, तो चार्ज Q इन दोनों रिलेशन में आ रहे हैं। नाउ इफ़ यू विल सी हेयर, आपका कैपेसिटेंस जो है C वो क्या हुआ है, बड़ा है, क्योंकि K की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, तो C डैश कितना होगा, ग्रेटर देन 1। अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अदरवाइज यहाँ पे हमने देखा कि पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो हाफ QV में अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो वहाँ से भी अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आया? सो यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग विल कंप्लीट द टेबल एंड विल राइट दैट इफ़ यू हैव इनिशियल कैपेसिटेंस C, सो फाइनल कैपेसिटेंस विल बी K टाइम्स C। अगर इनिशियल पोटेंशियल V था तो फाइनल पोटेंशियल कितना आएगा, V अपॉन K। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E थी तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, E अपॉन K। इनिशियल चार्ज Q था तो यहाँ पे फाइनल चार्ज भी Q आएगा, क्योंकि चार्ज क्या रहने वाला है, सेम। एंड लास्ट पोटेंशियल एनर्जी अगर इनिशियली U थी सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी U अपॉन K। समझ में आया? Let us now proceed further and see what is the force exerted on a dielectric slab during the insertion in a capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करोगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, हम फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इनिशियली हम देखते हैं कि हमारे पास एक अपना डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और इसको अभी मैंने अपनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से दूर रखा हुआ है। सो हम साथ में रीड करेंगे यहाँ पे, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड इन एन इनिशियली चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, then due to the electric field between the plates of the capacitor, opposite bound charges are induced on the dielectric। जैसे जैसे आप इसको डाइलेक्ट्रिक को अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास लेके जाओगे तो जो हमारी रेड कलर की जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है, जो पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है, ये हमारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कुछ चार्जेस को इंड्यूस करेगी, और वो चार्जेस ऑपोजिट नेचर के होंगे। मतलब ऊपर वाले सरफेस पे तो नेगेटिव चार्जेस आएंगे और नीचे वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। अब जो हमारे यहाँ पर ये वाले पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, एंड सिमिलरली ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो धीरे धीरे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अपने अंदर की तरफ इंसर्ट करता जाएगा। आगे देखो, सो वाइल इंसर्टेड ड्यू टू द फ्रिंजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट द एजेस ऑफ द प्लेट, यहाँ पे एक टर्म आया है क्या, फ्रिंजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट द एजेस ऑफ द प्लेट। फ्रिंजिंग का मतलब क्या होता है कि जो मैंने यहाँ पे आपको एंड वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई हैं वो एग्जैक्टली ऐसे पैरेलल नहीं होती। ये तभी होंगी जब आपकी प्लेट्स की डायमेंशन बहुत बहुत ज़्यादा लार्ज है, इन्फिनिट साइज़ की हैं। बट एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं दे आर समथिंग लाइक दिस, कि इन तीनों को अगर भूल जाएं हम, एंड सिमिलरली ये वाली भी अगर आप भूल जाओ, तो एक्चुअली में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना, दे आर समथिंग लाइक दिस। वो ऐसी होंगी, पैरेलल नहीं होंगी, बट दे आर स्लाइटली कर्व्ड। सो इस कर्वेचर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो हमारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या करेंगी, इंटरसेप्ट करेगी, जिसकी वजह से इसमें चार्जेस इंड्यूस होंगे। और इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो हमारे पास यहाँ पे चार्जेस जो इंड्यूस हुए हैं, इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके ऊपर एक इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसके ऊपर इनवर्ट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और ये धीरे धीरे हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर खींचा चला जाएगा। ठीक है, सो आगे रीड करते हैं। सो अ कंपोनेंट ऑफ सो व्हाट विल हैपन, अ कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग द सरफेस पुल द डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। समझ में आया? सो ड्यूरिंग दिस फिनोमिना व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली इन बिटवीन द प्लेट्स द फील्ड एनर्जी इन दिस रीजन इज चेंज। अब देखते हैं फर्दर क्या हुआ। हमारे डाइलेक्ट्रिक में यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस हुए थे, नेगेटिव चार्जेस ऑन द अपर फेस एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑन द लोअर फेस, जिसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो कुछ मॉडिफाई ऐसे हुई थी। ठीक है, अब इन मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की वजह से क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जो इंड्यूस हुए हैं और पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हमारे पास दो अलग अलग पैरेलल प्लेट का कॉन्फ़िगरेशन है। पहला वो जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया हुआ है, जो आपके कौन से रीजन में होगा, इतने रीजन में। ठीक है, और दूसरा हमारे पास वो वाला रीजन होगा जिस रीजन के अंदर हमारी पैरेलल प्लेट्स नहीं इंसर्टेड, ये वाली। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू
combination will give you a glimpse of how the forces are changing when the dielectric slab is being inserted between the parallel plate capacitor. So due to this change in the energy, work is done in pulling the dielectric slab inside the plate. इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये होगा कितना. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स बन गए हैं, दोनों आपस में किस कॉन्फ़िगरेशन में, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में, दोनों किस में, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में. सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी गिवन बाय द रिलेशन C1 प्लस C2, वेयर C1 इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस येलो कलर्ड पोर्शन जो मैंने दिखाया था ना, इस वाले पोर्शन का है हमारा कैपेसिटेंस C1. ठीक है, तो वो कितना होगा आपके पास, द थिकनेस विल रिमेन द सेम और द gap between the parallel plate capacitor will remain the same, only the cross sectional area is changing. Let the total length is x, out of which you have inserted only a portion x till now, and the depth inside, ये वाली जो हमारी प्लेट की इनर प्लेन में जो डेप्थ जो होगी, let this depth is b, ये वाली जो डेप्थ है इसको मैं b कंसिडर कर रहा हूँ. तो हमारा एरिया कितना आएगा जो हमारा इंसर्ट हुआ होगा, यहाँ तक का एरिया होगा, वो कौन सा, ये पूरा एरिया, सॉरी आई शुड नॉट इवन से दिस, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला, और सिमिलरली इधर का एरिया. तो ये एरिया कितना रहा होगा हमारा x इंटू बी, जो मैं ये ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टॉप सरफेस एरिया, ये कितना रहा होगा x इंटू बी. एंड सिमिलरली बॉटम में भी आपको ऐसा एरिया मिलेगा और ये पूरा आपको जोन मिलेगा जिसमें आपका डायलेक्ट्रिक इंसर्टेड होगा. तो इसके लिए हम लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट, एक ही जगह क्या लिखेंगे, b इज़ द विड्थ एंड लेंथ इज l माइनस एक्स एंड d इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. C2 आपका कौन सा है कैपेसिटर, वो वाला कैपेसिटर जिसमें कोई भी आपने अभी डायलेक्ट्रिक जो है वो इंसर्ट नहीं किया है, दिस जोन. तो इस जोन में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इस जोन का कैपेसिटेंस कितना आएगा, दैट वन विल बी एप्सिलॉन नॉट बी, सॉरी आई हैव डन द मिस्टेक, यहाँ पे हमारे पास होगा k टाइम्स b इंटू एक्स एंड हेयर इट विल बी एप्सिलॉन नॉट b इंटू l माइनस एक्स अपॉन d. ठीक है, इसको सॉल्व करो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट b अपॉन d इंटू l माइनस एक्स प्लस kx. ठीक है, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन द डायलेक्ट्रिक इज पार्शियली इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर. नाउ यू हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द पोटेंशियल एनर्जी. u इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, जहाँ पे c की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, c इक्विवेलेंट, और यू हैव q स्क्वायर अपॉन 2c, जहाँ पे अगेन मैं c की जगह c इक्विवेलेंट यूज़ करूँगा. Now depending on the configuration whether the battery is connected between the parallel plate capacitor or not, the force exerted will be different. So let us say in the first case when the battery is connected, so in this case the potential will remain the same. अगर आपका पोटेंशियल सेम रहेगा तो चेंज क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस चेंज होगा. तो वहाँ पे हम रिलेशन कौन सा यूज़ करेंगे, दिस रिलेशन वेयर द पोटेंशियल v इज रिमेनिंग द सेम. सो पोटेंशियल एनर्जी u इन दिस केस विल बी हाफ CV स्क्वायर, जहाँ पे c की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो वो कितना आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट b अपॉन d मल्टीप्लाइड बाय l माइनस एक्स प्लस kx इंटू v स्क्वायर. दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. एंड यू नो दैट द फोर्स exerted by the external agent to prevent the dielectric from going inside the plates of the parallel plate capacitor. यहाँ पे होगा क्या कि जो आपकी डायलेक्ट्रिक स्लैब है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ने खुद से फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने खुद से एक फोर्स लगाया जो मैंने येलो कलर से दिखाया है, एंड दैट फोर्स इज पुलिंग द डायलेक्ट्रिक इनसाइड द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. So the external agent have to apply an equal and opposite force so that the dielectric slab will not gain any kinetic energy. वो कोई भी kinetic energy gain ना कर पाए. तो आपको बस उतना ही फोर्स लगाना है जितना आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ने डायलेक्ट्रिक के ऊपर लगाया है.
so that the net force acting on the dielectric slab is 0, in which case net acceleration will also be 0. अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी. सो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो चेंज किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में, जो चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो आपको जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा ना, वो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे. दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स विच शुड बी अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट. और जो मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया है वो कौन सा है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो हम यहाँ पे जो कैलकुलेट करें, ये क्या कैलकुलेट करें, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स. दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ गिवन बाय द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. और चेंज क्या हो रही है आपकी, इंसर्शन लेंथ x. So if you will differentiate this, then you will get the force is given by the du by dx, where I am not considering the negative sign, which will only give me the direction of the force, जो मैंने already analytical method से समझ ली है. So this force will come out to be epsilon naught b v square upon d into k minus 1, sorry, into 2 into k minus 1. समझ में आया. सो दिस विल बी द वर्क डन इन द केस व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आफ्टर विच द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज बीइंग इंसर्टेड. ठीक है. लास्ट केस में हम देखते हैं कि अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा. सो इन दैट केस द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी विच यू विल यूज विल बी q स्क्वायर अपॉन 2c. क्योंकि जब आपने बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई तो आपका जो चार्ज जो होगा, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज, बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बोथ विल रिमेन द सेम. दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. सो इन दिस केस द पोटेंशियल एनर्जी u विल बी गिवन बाय q स्क्वायर अपॉन 2. और कैपेसिटेंस कितना आया था, एप्सिलॉन नॉट b अपॉन d इंटू l माइनस x प्लस kx. Now in this case the force on the dielectric slab by the external agent will be given by the mod of du by dx, and after solving you will get this external force is equal to q square d into k minus 1 divided by 2 epsilon naught b into l minus x plus kx to the whole square. समझ में आया. ये आपको मिलेगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स. और जितना हमारा एक्सटर्नल फोर्स है ना, उतना ही आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा. ऐसा क्यों, दोबारा सुनो. सो दैट द नेट वर्क डन, सो दैट या तो आप नेट वर्क डन बोलो या फिर आप ये बोलो कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो है ये आपके इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के बराबर हो जाए. ये वाला जो हमारा फोर्स है ये इसके बराबर हो जाए, सो दैट देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. ठीक है. सो व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड, इन दैट केस यू कैन सी दैट द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसर्शन लेंथ. चाहे आपने कितना भी इंसर्ट किया हो, हमेशा एक यूनिफॉर्म फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, सो दैट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल नॉट गेन एनी काइनेटिक एनर्जी. बट इन द केस व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड, इन दैट केस फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन द इंसर्शन लेंथ x. तो जैसे जैसे आप इंसर्ट करते जाओगे अपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो आपका फोर्स कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा. समझ में आया.